आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िर निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। हुर्रियत लीडरान और मिलिटेंसी सरगर्मियों का मरकज बनी श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद मिलिटेंटों और उनके साथ हिमायत रखने वाले कैदियों समेत 40 लोगों को कश्मीर से बाहर रियासत के दीगर इलाकों की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट किए गए मिलिटेंटों में लश्कर का खूंखार पाकिस्तानी मिलिटेंट जिया मुस्तफा भी शामिल है। उसने ही अपने साथियों के साथ साल 2003 में नाड़ीबर्ग में कश्मीरी पंडितों के कत्ले आम को अंजाम दिया था। अफसरान के मुताबिक श्रीनगर जेल में बंद खूंखार मिलिटेंटों और उनसे ताल्लुकात रखने वाले कैदियों को वादी से बाहर की जेलों में शिफ्ट करने का अमल 6 फरवरी को लश्कर मिलिटेंट नावेद की फरारी के बाद शुरू की गई। गौरतलब है कि अब तक ऐसे 70 लोगों को जम्मू रीजन की जेलों में भेजा जा चुका है। नवेद की फरारी के बाद रियासती जेल महकमे ने श्रीनगर सेंट्रल जेल समेत कश्मीर के दीगर जेलों में बंद ऐसे सभी कैदियों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें कश्मीर में रखना खतरनाक है। उन्हें फौरी तौर पर कश्मीर से बाहर कैद में रखने की जरूरत है। अफसरान ने बताया कि शिफ्ट किए गए कैदियों में पाकिस्तानी मिलिटेंट जिया मुस्तफा के अलावा 2 और पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल है। आपको बता दें कि कुछ रोज कबल हुर्रियत लीडरान ने शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज भी किया था। वहीं पाकिस्तान अपनी बुज़दिलाना हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर पाकिस्तानी जवानों ने एलओसी को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। पाक की ओर से राजौरी में सुबह से गोलीबारी जारी है। हालांकि हिंदुस्तानी आर्मी भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। राजौरी के डीसी शाहिद इकबाल ने इस ताल्लुक में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान ने राजौरी और सुंदरबनी में गोलीबारी की है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने कल भीमबर गली सेक्टर में कई हिंदुस्तानी पोस्टों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। गोलीबारी में हिंदुस्तानी बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हो गए थे। वहीं राजौरी जिले और बालाकोट सेक्टर के 4 जोन में करीब 72 स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वो एक बार फिर से आपको बता दें, हुर्रियत लीडरान और मिलिटेंसी सरगर्मियों का मरकज बनी श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद मिलिटेंटों और उनके साथ हिमायत रखने वाले कैदियों समेत 40 लोगों को कश्मीर से बाहर रियासत के दीगर इलाकों की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट किए गए मिलिटेंटों में लश्कर का खूंखार पाकिस्तानी मिलिटेंट जिया मुस्तफा भी शामिल है। उसने ही अपने साथियों के साथ साल 2003 में नाड़ीबर्ग में कश्मीरी पंडितों के कत्ले आम को अंजाम दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरह से खबरों में आया है कि नवीद के भागने के बाद जो रियासती पुलिस चीफ जो है डायरेक्टर जनरल जेल खाना डॉक्टर दिलबाग ने जिस तरह से मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया, उसके बाद कई अहम इश्यूज पर बातचीत चल रही है। जैसे कि सेंट्रल जेल श्रीनगर में जो आपका जैमर लगा होता है जिससे मोबाइल फोन जो है वो काम करना बंद करते हैं, लेकिन वहां पर जैमर जो था वो खराब हो चुका था और यही वजह थी कि जो सेल फोन अंदर काम करते रहे। उससे नवीद के भागने में शायद रियाद सरकार ने महसूस किया कि इसमें उनकी मदद हो चुकी है। इसी तरह जिस तरह से आपने लश्कर कमांडर की बात की है, 2003 में पंडितों के कत्ल कराने में मुलविस था, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं जिन्हें श्रीनगर के सेंट्रल जेल से जम्मू शिफ्ट किया जा रहा है। बल्कि 40 मिलिटेंटों को जो कि जेर हिरासत पुलिस में जिनके खिलाफ कई दफात के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं, उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल डायरेक्टर जेल खाना डॉक्टर दिलबाग सिंह ने राजौरी, सेंट्रल जेल, बारामूला और कई जेलों का दौरा करने के बाद जब नवीद को जेल खाने से श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल लाया गया, उसके बाद भागने में इन्हीं मोबाइल फोन की मदद से उससे भागने का रास्ता साफ कर दिया गया। अब इकदाम बहुत सख्त उठाए गए हैं और 40 मिलिटेंटों को जो है वो जम्मू जेल में जो है मुंतकिल किया जा चुका है। जी तजम्मुल, जिस जम्मू जेल पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है वहां कितने पुख्ता इंतजामात हैं? देखिए, जिस तरह से हमने श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाद कोट बिलवाल जेल की बात की, या कई ऐसे जेल हैं जिनमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन जेल खानों में पहले से दिलबाग सिंह और जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इस वक्त प्रिजनर्स, उन्होंने अपनी खुसूसी टीम बनाई थी जिसके बाद पहले मॉनिटर किया गया। उसके बाद इन जेलों का दौरा करने के बाद तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने के बाद ये तय पाया गया, क्योंकि रियासती सरकार ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि नवीद को श्रीनगर में शिफ्ट करने का मतलब था, क्योंकि उन्हें पहले भी उधमपुर या कोट बिलवाल जेल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया था और कई सिफारिशें थी कि इसको फौरी तौर पर
जम्मू जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उसके बाद जो लवाजमात उन्हें पूरे थे, जो मेडिकल जांच वगैरह रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्हें डॉक्टर ने मशवरा दिया और कोर्ट ऑर्डर के तहत ये श्रीनगर सेंट्रल जेल वापस शिफ्ट हुए थे। लेकिन अब कोर्ट ऑर्डर्स में रियासती सरकार ने यह बात वावर कराई कि जेल खानों में मिलिटेंट जो है वो जिस तरह से भागने की कोशिश की गई, और त्राल में भी एक वाकया पेश आया, उससे पहले श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में भी ये वाकया पेश आया, जिसके बाद सरकार ने सख्त इंतजाम कर दिया और उसके बाद इनको कैदियों को जम्मू सेंट्रल जेल में अब मुंतकिल किया जाता है। श्रीनगर से लेकर जम्मू के सेंट्रल जेल में भी खसूसी सेल बनाई गई, जिसने पहले पूरा ऑब्जर्व किया, उन जेल खानों का दौरा करने के बाद पाया कि इंतजाम पुख्ता है, सख्त हैं और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम बीचों बीच 40 मिलिटेंटों को जो कि पुलिस कस्टडी में है उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाता है। साथ ही श्रीनगर में जो फोन जैमर होते हैं वो फोन जैमर काम न करें, इस पर एक कमेटी बनी, जिसके बाद कमेटी ने रिपोर्ट दी कि अब जो जेल खानों में जो जैमर को नाकारा बनाया जा गया था वो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसको दोबारा अब एक्टिवेट करने के लिए कोशिशें की जाती है। अब देखना होगा कि जम्मू जेलों में पहुंचकर जिस तरह से सुंजुआ में मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े में हमला किया, क्या इंतजाम वाकई इतने पुख्ता है जहां पर इन मिलिटेंटों को रखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। वहीं पुलवामा के डीसी ऑफिस में आईईडी होने की अफवाह के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑफिस को चारों ओर से घेर लिया और डीसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे मुलाजिमीन को बाहर निकालकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि दोपहर में डीसी ऑफिस की बिल्डिंग में आईईडी होने की अफवाह फैली थी। जब यह खबर सिक्योरिटी फोर्स तक पहुंची तो फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये महज एक अफवाह निकली। जी हां, तो आपको बता दें पुलवामा के डीसी ऑफिस में आईईडी होने की अफवाह के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑफिस को चारों ओर से घेर लिया और डीसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे मुलाजिमीन को बाहर निकालकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि दोपहर में डीसी ऑफिस की बिल्डिंग में आईईडी होने की अफवाह फैली थी। जब ये खबर सिक्योरिटी फोर्स तक पहुंची तो फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये महज एक अफवाह निकली। जी हां, जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये एक महज अफवाह निकली। अहम खबर की जानकारी आपको दी जा रही है। पुलवामा के डीसी ऑफिस में आईईडी होने की अफवाह के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑफिस को चारों ओर से घेर लिया और डीसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे मुलाजिमीन को बाहर निकालकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि दोपहर में डीसी ऑफिस की बिल्डिंग में आईईडी होने की अफवाह फैली थी। जब यह खबर सिक्योरिटी फोर्स तक पहुंची तो फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला बिना किसी तरह की लापरवाही किए बगैर, और जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये महज एक अफवाह ही निकली। तो आपको बता दें डीसी ऑफिस में आईईडी होने की अफवाह फैली थी और जब चेक किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तमाम मुलाजिमीन को बाहर निकाल के बिना किसी लापरवाही को बरते हुए, तब ये एक महज अफवाह निकली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुलवामा से हमारे नुमाइंदे शेख कौसर जुड़ चुके हैं। कौसर, आखिर ये अफवाह किसने फैलाई थी, इसका कुछ पता चल पाया है अब तक? जी, तकरीबन 4 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्ला मिली थी कि डीसी ऑफिस के अंदर एक आईडी है, तो जिसके फौरन बाद डीसी ऑफिस पुलवामा को मुहासरे में ले लिया और सारे मुलाजिमों को बाहर निकाला गया ताकि, और उसके फौरन बाद पूरी डीसी ऑफिस को छापा मारा, लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिला। तो बताया जा रहा था कि मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली थी कि अंदर आईडी रखी गई है। जी, इसका कुछ पता चल पाया है, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? जी, वो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद बम स्क्वाड भी बुलाया गया था वहाँ पे और पूरी तरह सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो वहीं नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा में आर्मी के एक जेसीओ समेत 7 जवान जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आर्मी की गाड़ी लंगेट में हादसे का शिकार हो गई। ये गाड़ी आर्मी के क्विक एक्शन टीम की थी। सभी जख्मी जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस अफसरान के मुताबिक सभी जख्मी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
उधर हाजिन में मिलिटेंट की मौत के बाद दूसरे दिन भी बंद का असर देखने को मिला। बंद के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी अनहोनी को टालने के मकसद से इलाके में तैनात रही। इलाके का जायजा लेने के लिए जीओसी विक्टर फोर्स बीएस राजू ने दौरा किया और अफसरान को लॉ एंड ऑर्डर काबू में रखने के बारे में कहा। इस मौके पर पुलिस और आर्मी के अफसरान इलाके के हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इलाके के लोग कल मिलिटेंट के जनाजे में शामिल हुए थे और उसे सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंपे बिना दफना दिया गया था। जी हां, तो आपको बता दें हाजिन में मिलिटेंट की मौत के बाद दूसरे दिन भी बंद का असर देखने को मिला है। बंद के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी अनहोनी को टालने के मकसद से इलाके में तैनात रही। इलाके का जायजा लेने के लिए जीओसी विक्टर फोर्स बीएस राजू ने दौरा किया और अफसरान को लॉ एंड ऑर्डर काबू में रखने के बारे में कहा। इस मौके पर पुलिस और आर्मी के अफसरान इलाके के हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इलाके के लोग कल मिलिटेंट के जनाजे में शामिल हुए थे और उसे सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंपे बिना दफना दिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हाजिन से शहजाद भट्ट। शहजाद, ताजा जानकारी आपके पास क्या कुछ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंडे के दिन फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच इनकाउंटर हुआ था, जिसमें बताया गया, पुलिस की जाने से बताया गया था कि एक मिलिटेंट जख्मी के बाद निकला, अंधेरे का सहारा लेके भागी थे। बताया गया कि 3 मिलिटेंट थे, एक जख्मी हुआ था। वही मिलिटेंट कल सुबह मरा हुआ पाया गया, तो उसी सिलसिले में आज पूरा बंद रहा और जीओसी किलो फोर्स का। शहजाद, आज किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, आज सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि ताकि कहीं पे कुछ खुशगवार वाक़ा पेश आए। जी, आज भी बंद का असर देखने को मिला है वहां पर? जी बिल्कुल, आज इनके पूरे इलाके को बंद रखा गया था, जिसमें दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखे गए थे और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम रखे गए थे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा न पेश आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। वहीं कश्मीर में मिलिटेंट्स के जनाजे में शामिल होने वाले और उनकी हिमायत करने वाले लोगों के खिलाफ पैंथर्स पार्टी ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पैंथर्स पार्टी ने अपने एहतजाजी मुजाहरे में शहीदों के अहले खाना को वाजिब मुआवजा दिए जाने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह का कहना था कि एक तरफ जो लोग मिलिटेंट्स की हिमायत करते हैं और उनके जनाजे में शामिल होते हैं और जो पत्थरबाजी कर मुल्क मुखालिफ हरकतें करते हैं, उन्हें हुकूमत की ओर से मुआवजा दिया जाता है और कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जाता। लेकिन जो जवान सरहद पर और मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवा देते हैं, उनके अहले खाना को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इस मसले को लेकर पार्टी हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और पुतला जलाया गया। मिलिटेंट्स की हिमायत करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के मुतालबे के साथ शहीद परिवार को मुआवजा देने की अपील की गई। लेकिन हमारी सरकार जहां शहीदों को पूरे तरीके से नजरअंदाज कर रही है और रब के भरोसे उनकी फैमिलीज को छोड़ दिया गया है, वहीं अलगाववादियों का तुष्टीकरण हो रहा है। पत्थरबाजों के लिए स्कीमें बनाई जा रही हैं, उनका रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, उनको जॉब्स दिए जा रहे हैं। सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के लिए स्कीमें बनाई जा रही हैं और जब कोई मिलिटेंट मारा जाता है तो वहाँ भी भारी तादाद में लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और उसको ग्लोरीफाई जो है वो सरकार की नाक के नीचे किया जा रहा है। जिस तरीके से शहीदों का अपमान बीजेपी पीडीपी की सरकार में हो रहा है वो असहनीय है और राष्ट्रवादी लोगों के अंदर एक बहुत भारी रोष यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके लिए या न केवल ये सरकार जिम्मेदार है बल्कि जवाबदेह भी है। और पैंथर्स पार्टी शहीदों के परिजनों के लिए उचित मुआवजा, जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने भी ऐलान किया था कि 1 करोड़ कम से कम जो है वो दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार जो है
वो उनके साथ एक मजाक कर रही है, वो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज यही पैगाम और इसी बात को लेकर पैंथर्स पार्टी यहां अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची आसिफा के कत्ल मामले में गिरफ्तार किए गए मुलजिम के घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रसाना गांव के लोगों ने क्राइम ब्रांच पर परेशान करने का इल्जाम लगाकर गांव छोड़कर कूटा के हायर सेकेंडरी स्कूल में पनाह ले रखी थी और बच्ची के कत्ल मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एहतजाज कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस एहतजाज करने वालों में से 12 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। मौके पर कसीर तादाद में पुलिस फोर्स को पहले ही तैनात कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर कठुआ भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया गया। उन्होंने हीरानगर थाना इलाके में दफा 144 लगे होने की बात कहते हुए एहतजाज करने वाले लोगों से अपने घर वापस जाने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की मांग पर गौर करने के लिए केस डिविजनल कमिश्नर को भेजा गया है। घटना कोई भी कुछ भी नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है, किसी का मर्डर हुआ है तो कोई तो दोषी होगा ना। जिस आदमी को पुलिस तफ्तीश के लिए बुलाती है, यहाँ कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो कहते हैं ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो कौन है फिर? किसी को तो पुलिस ने पकड़ना ना। जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, किसी ना किसी पे तो किसी ने तो एक क्राइम करा होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, आपके पास ताजा जानकारी से जुड़ी हुई क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों में झंडा लेके कौमी जो झंडा लेके जो यहाँ लोग निकले थे, खासकर कठुआ में, और जिस तरह से एसएचओ की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और जिस तरह से अब क्राइम ब्रांच से अब वो मांग की जा रही है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है इस केस में की जाए, क्योंकि जो ये केस है वो जिस तरह से सियासी हलकों में भी इसकी जो चर्चा है वो काफी हो रही है और जिस तरह से सभी पार्टियों ने कहा है कि जो भी दोषी हैं वो सामने आने चाहिए और उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसमें जो है क्राइम ब्रांच सब एंगल से देख रही है और जिस तरह से गिरफ्तारी की जा रही है कुछ लोगों की, ऐसे में लोगों की मांग है कि पुलिस सही दिशा में जो है इस वक्त नहीं बढ़ रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। उसको लेकर लोग बैठे थे धरने पर, लेकिन धारा 144 जो है वो लगी हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने इनको जो 12 महिलाएं हैं और 2 जो मेल मेंबर जो वहां बैठे थे, वो जो इस बात की मांग कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी हो, उनको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो 144 जो दफा लगी थी उसको तोड़ा है। तो अपने आप में जो कहीं ना कहीं ये मामला काफी देर से जो है तूल पकड़ रहा है और अभी भी ये ठंडा नहीं हो पाया है और इसमें मजीद जो सियासी पार्टी है, आम लोग हैं, रसाना गांव के लोगों ने क्राइम ब्रांच पर परेशान करने का इल्जाम लगाया है, क्यों? जी देखिए, क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जो लोग हैं उनकी तफ्तीश में बाधा बने हुए हैं और उनको सही तरीके से तफ्तीश नहीं करने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जायज भी है। आपको याद होगा पिछले दिनों में जिस तरह से काफी तादाद में जो लोग निकले थे और जो है भारत का झंडा भी हाथों में लिया हुआ था, तो उसमें महबूबा मुफ्ती ने भी एतराज किया था कि आप पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें किस तरह से बाधा बन सकते हैं और पहले ही किसी न किसी निष्कर्ष के ऊपर किस तरह से पहुंच सकते हैं, जबकि अभी इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है और पुलिस को सही जो है जो भी इसमें दोषी है उस तक पहुंचने में मदद की जानी चाहिए और इस तरह से जो जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है उसकी सपोर्ट में जिस तरह से लोग आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, जिसको उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं रहेगा। पुलिस को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, उनको वक्त दीजिए, मौका दीजिए, ताकि वो सही दोषियों को पकड़ सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजन। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और उसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। होली के मौके पर जम्मू में बीजेपी ने पार्टी हेडक्वार्टर में होली मिलन का प्रोग्राम एहतमाम किया। इस दौरान पार्टी के सूबाई सदर सत शर्मा के साथ कई और लीडर और पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। पार्टी कारकुनान और लीडरान ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। इस मौके पर मिठाई बांटकर होली की मुबारकबाद भी दी गई। सत शर्मा ने इस मौके पर कहा कि होली पर समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने का अहद करें और रियासत और मुल्क की तरक्की में ताउन करने की कसम खानी चाहिए। होली जो है फूलों का त्योहार, हम सब जानते हैं कि इस दिन पर हम सब होली का दहन भी करते हैं और ऐसे समय में इन बुराइयों को आज जिसके कारण हमारा प्रदेश जो है वो ग्रसित है, हमारा देश जो है वो ग्रसित है। जातिवादी की लड़ाई है, गंदगी के विरुद्ध लड़ाई है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है, अलगाववाद के विरुद्ध लड़ाई है। आइए हम सब मिलकर इस होली के शुभ उपलक्ष्य पर इन सब बुराइयों का अंत करें, उनका भी दहन करें, ताकि इस समाज को एक नई दिशा मिले, हमारे जम्मू कश्मीर को जो है एक नई दिशा मिले। तो वहीं सयाहत के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर की आबो हवा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इस बात का इंकशाफ कश्मीर यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की स्टडी से हुआ है। श्रीनगर में सर्दियों में पॉल्यूशन लेवल खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। रिसर्च के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में जाड़ों के कुछ दिनों में पॉल्यूशन लेवल दिल्ली की तरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ रही शहर की आबादी, गाड़ियों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना माना जा रहा है। साथ ही सर्दियों में कोयले, लकड़ी समेत कई तरह की चीजों के जलाने से भी हवा में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह को माना जा रहा है। जी हां, तो आपको बता दें, सयाहत के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर की आबो हवा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इस बात का इंकशाफ कश्मीर यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की स्टडी से हुआ है। श्रीनगर में सर्दियों में पॉल्यूशन लेवल खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। रिसर्च के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में जाड़ों के कुछ दिनों में पॉल्यूशन लेवल दिल्ली की तरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ रही शहर की आबादी, गाड़ियों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना माना जा रहा है। साथ ही सर्दियों में कोयले, लकड़ी समेत कई तरह की चीजों के जलाए जाने से भी हवा में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह को माना जा रहा है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। खालिद शाह। खालिद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये जो अभी स्टडी किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने और पुणे की एक यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें इन्होंने पाया है कि 2013 से 14 तक जो पोल्यूशन का डेटा इन्हें रिकॉर्ड किया है, पोल्यूशन लेवल श्रीनगर में दिल्ली के लेवल के बराबर आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल परमिसिबल लिमिट है। 60 पॉइंट्स का वो लिमिट है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर शहर में ये 340 के आसपास जाता है, जो कि दिल्ली में भी इसी लेवल पे रहता है। पोल्यूशन PM 2.5 का जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसके जो ये रिसर्च स्टडी किया है लोगों ने। खालिद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है और तमाम जानकारी आप खुद भी दे रहे हैं, अब ऐसे में इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आगे? जो रिसर्चर्स है उनका कहना ये है कि जो गाड़ियां यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 160% का जो इंक्रीज हुआ है गाड़ियों में, और इसके अलावा जो सर्दी के मौसम में यहाँ पे लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये इंक्रीज हो रहा है। उनका कहना ये है कि कम से कम इस्तेमाल कोयले जैसी चीजों का करना चाहिए, और गाड़ियों पे कहीं ना कहीं ये कंट्रोल रहना चाहिए कि कितने लिमिट में गाड़ियां एक साल में जो है रजिस्ट्रेशन पाती है, जिसकी वजह से ये जो है पोल्यूशन बढ़ता है। और सर्दी के मौसम में भी कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेरिक ऐसा माहौल बनता है कि पोल्यूटेंट जो है वो पूरी वादी के अंदर ही थम जाते हैं, हवा के बाहर नहीं निकलते, उस वजह से भी ये पोल्यूशन बढ़ता है। यही वजह है, इसके अलावा कुछ और वजह भी हो सकती है खालिद? अभी तक तो रिसर्चर की जो स्टडी है उसमें यही आया है कि जो डोमेस्टिक कंजप्शन है फ्यूल का, कोयले का, लकड़ी का, उसकी वजह से जो है ये पोल्यूशन बढ़ रहा है। और जो गाड़ियों का जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कश्मीर में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला 160% का इजाफा हुआ है गाड़ियों में कश्मीर में, उसकी वजह से जो है ये पोल्यूशन बढ़ रहा है यहाँ पे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।
तो वहीं अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान के साथ एनसी लीडर डॉक्टर बशीर वीरी ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए टूरिज्म को लेकर तबादला ख्याल किया और कहा कि कुछ गलत अनासिर के जरिए सोशल मीडिया पर सियासी रियासती टूरिज्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिससे वादी में सयाहत को काफी नुकसान पहुंच रहा है और ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। हमें देखना चाहिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल हमारे सामने है। हमें उस सूरत हाल को निपटने की ज़रूरत है। अगर हम तवारीख में अपने आप को कैद करेंगे तो मुझे लगता है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक आपने कहा यहाँ पे प्रोवोकेट किया जा रहा है, बिल्कुल मुसलमानों को प्रोवोकेट किया जा रहा है। आपने देखा मैंने बार बार मेंटेन किया, चाहे डिबेट्स में किया, चाहे अपने राइटिंग में किया, कि बेशक आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, खुसूसन कश्मीर के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत बनाए जा रहे हैं और इसके डिविडेंड्स ये लोग जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है, जिनको हम संगी लोग कहते हैं, राइटिस्ट कहते हैं, वो लोग इसका डिविडेंड कहीं और लेते हैं एट द कॉस्ट ऑफ वी कश्मीर। और यहाँ जो आने वाला वक्त है, जो टूरिज्म का हमारा सीजन आ रहा है, उसको बर्बाद करने के लिए भी यहाँ प्रोवोकेशन की जा रही है ताकि यहाँ सियाह यहाँ ना आए और यहाँ की इकॉनमी और खराब हो। बढ़ते हैं आगे। उधर बारामूला के डाक बंगला में बीजेपी ने पार्टी कारकुनान के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। ये मीटिंग पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की सदारत में हुई। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान और पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के साथ दीगर पार्टी मेंबरान मौजूद रहे। इस मीटिंग में बूथ लेवल पर पार्टी की ताकत पर चर्चा हुई। इस मौके पर अशोक कौल ने कहा कि पार्टी के तमाम लीडरान और कारकुनान को बारामूला जिले के लोगों के लिए बेहतर काम करना होगा और पार्टी हमेशा लोगों की मुश्किलात को हुकूमत के सामने उठाती आई है और उसे हल करने की पुरजोर कोशिश भी करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीनों से एक प्रोग्राम लिया है, एक कार्यक्रम लिया है कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रहे हैं। आज वही कार्यक्रम, वही प्रोग्राम आज इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का भी इस बारामूला के डाक बंगले में था। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के 119 पोलिंग बूथ है, जिसमें से 119 पोलिंग बूथों के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे। उनसे हमारी बातचीत हुई है कि अपनी तंजीम को कैसे मजबूत करना है। वहीं युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम इस मुतालबे को लेकर काफी वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं और जब बीजेपी की सरकार जम्मू में आई तो उन्हें उम्मीद थी कि अब जम्मू के लोगों की ये ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी जम्मू के लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। इस मौके पर उन्होंने युवा राजपूत सभा के लीगल सेल का भी ऐलान किया। सभा के सदर राजवीर सिंह ने उम्मीद जताई कि जो गरीब लोग पैसों की कमी के चलते कानूनी इमदाद हासिल नहीं कर पाते, ये लीगल सेल उनकी मदद करेगा। आज का जो हमारा ये लीगल सेल जो जम्मू कश्मीर जे&के हाई कोर्ट में हमने जो इसकी बॉडी कंस्टिट्यूट की है, जिसमें हमारे रोहन सिंह जी को हमने प्रेसिडेंट घोषित किया, इसका बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे बरादरी के और हमारे जम्मू के जितने भी हमारे जो गरीब लोग हैं, जो कानूनी मदद जो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लीगल एड्स घोषित की जाती हैं, लेकिन हमारे फिर भी जो गरीबों तक वो एक जो एफर्ट है जो सरकार चाहती है, हमारी एक युवा राजपूत सभा की तरफ से एक एफर्ट है कि हमारे जो कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए, ताकि एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जिसकी वजह से हमारे जम्मू के जितने भी जो गरीब दबे लोग हैं, जो ये सरकारी मदद नहीं ले सकते हैं, कानूनी मदद, तो यही हमारा मकसद है कि उन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए एक वकील की तरफ से। वहीं श्रीनगर में मिलिटेंसी पीरियड्स के दौरान लापता हुए बच्चों की वालिदैन ने सिर पर काली पट्टी बांधकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों में ज्यादातर खवातीन शामिल रहीं। आपको बता दें कि मिलिटेंसी वक्फे के दौरान बनिहाल से कुछ बच्चे वादी से गायब हो गए थे और हुकूमत ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके बेहतर नताइज सामने नहीं आए। लापता बच्चों की वालिदैन ने हुकूमत से गुहार लगाई कि उन्हें उनके बच्चों से मिलाने में उनकी मदद की जाए।
उधर जम्मू में होली की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही है। होली को रंगीन बनाने के लिए बाजारों में कई तरह के रंगों और पिचकारियों की धूम है। शहर भर में बाजारों में रंगों के स्टॉल्स को सजाया गया है। इस मौके पर स्किन डॉक्टर्स ने लोगों को केमिकल रंगों से बचने की सलाह दी है, क्योंकि उससे स्किन को नुकसान हो सकता है। और ये कलर तो जो नॉर्मली जो अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, अलग अलग कलर के, ब्लैक है, रेड है या ब्राउन है, तो ये आर्टिफिशियल इसमें केमिकल्स होते हैं और काफ़ी सारे कलर्स में कुछ मेटालिक सॉल्ट भी मिले होते हैं उसको कलर करने के लिए। तो ये देखा गया है कि ये सिर्फ स्किन में ही नहीं, मतलब बाकी सिस्टम्स में भी नुकसान करते हैं। स्टडीज़ हैं इस चीज़ के। मेन तो स्किन में ये है कि इमीडिएटली ये होता है जब वो कांटेक्ट में आता है कलर स्किन के, तो वो इरिटेशन करता है स्किन में। पहले ड्राइनेस, फिर खारिश, फिर उसमें अगर और ज़्यादा अगर मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगा तो वो स्किन उतर जाने से उसमें छाले वगैरह भी बढ़ जाते हैं कई बार। तो इस तरह की चीज़ें स्किन में देखने में मिलती हैं। और फेस में, आईज़ में भी इरिटेशन कुछ लोगों को हो जाती है। कुछ लोग सिर में, बालों में भी लगा लेते हैं, तो कई दिनों तक उनको सिर में खारिश, हेयर लॉस वगैरह दिखता है। ये स्किन को ख़राब नहीं करेंगे, ये स्किन लेस है और अच्छे रंग हैं, खुशबू वाले हैं, ये किसी को साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। और इस बार होली में नई चीज़ें आई हैं और सस्ती हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छी हैं। जो भी कस्टमर आ रहा है वो तारीफ़ कर रहा है कि इस बार होली का जो त्यौहार है, मतलब कि जो आइटमें हैं सस्ती हैं, महंगी। मिलजुल कर ये त्यौहार मनाना चाहिए सभी प्रबंधों से, और ज़बरदस्ती किसी के रंग ऊपर रंग नहीं फेंकना चाहिए, और अच्छे कलरों से होली मनानी चाहिए। दूसरे हल्के वाले कलर यूज़ नहीं करने चाहिए, ऑर्गेनिक कलर यूज़ करने चाहिए, हर्बल कलर यूज़ करने चाहिए। और किसी की आंखों मत फेंकिए, डिफेक्ट हो सकता है। किसी को चलते फिरते बाइक पे, मेटाडोर पे बैलून मत मारिए, उनसे नुकसान हो सकता है। और जो होली जो हमारा त्यौहार है, ये हमारा त्यौहार है, जो इसको हमें सभी लोगों को प्यार से मिलजुल के और आराम से खेलना चाहिए। वहीं ऑल जे&के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर सूरज महेंद्र की सदारत में एक वफ्द ने एआरटीओ से मुलाकात की। इस मौके पर सूरज महेंद्र ने बताया कि 4 साल पहले हाईकोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था कि बाहरी रियासत की कोई भी डंपर गाड़ी रियासत में नहीं चलेगी जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की नहीं होगी। लेकिन एआरटीओ उधमपुर पर हाईकोर्ट का हुक्म न मानने का इल्जाम आयद किया गया है और कहा कि इसकी वजह से रियासत में कॉन्ट्रैक्टर्स की 250 से ज्यादा डंपर गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने गाड़ियों पर एक्शन लेने का मुतालबा किया ताकि मुस्तकबिल में हमें नुकसान न झेलना पड़े। वहीं जब इस मसले पर एआरटीओ उधमपुर से बात की गई तो उन्होंने इस मसले पर एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई। हम इस मसले में आए थे कि यहाँ पे जो आउट ऑफ स्टेट के जो डंपर्स और गाड़ी चल रही हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, उसके लिए हमने एक मुहिम चलाई थी। 2014 में हमने एक कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था कि ये गाड़ियाँ हमारी स्टेट में नहीं चल सकती, लेकिन इसकी वायलेशन होती रही। 4 साल से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने इसके ऊपर एक्शन लिया। हम एआरटी साहब के पास भी गए, हम ट्रैफिक के डीजी साहब के पास भी गए। एआरटी साहब से इनको 3-4 बार हमने फ़ोन करवाया कि भाई आपके एरिया में काफ़ी जो इनलीगल गाड़ी चल रही हैं आउट ऑफ स्टेट की, बिना नंबर की, बिना नेम प्लेट की, तो प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन कीजिए। ये कंट्रैक्टर एसोसिएशन है जम्मू से, जिनकी अगुवाई कर रहे थे महेंद्र जी, सूर्य महेंद्र जी, तो इन्होंने हमें अप्राइज किया है कि जो गाड़ियां बाहर की जहां पर चल रही हैं प्रोजेक्ट्स में, बाहर के नंबर की, उनके ऊपर इन्होंने कहा कि क्या एक्शन आप कर रहे हो, कैसे चल रही हैं ये। और मैंने इनको अप्राइज किया है कि इन गाड़ियों के ऊपर काफ़ी हमने सीज गाड़ियां की है और फाइन भी की है। और मैक्सिमम गाड़ियां अभी इन्होंने, जितनी भी कंपनी की गाड़ियां थी, इन्होंने हमारे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। उधर रियासती हुकूमत एक ओर जहां तरक्की के 1000 दावे करती है, वहीं दूसरी जानिब अनंतनाग के मट्टी गावरा इलाके में सड़क की खस्ता हाली से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर लोगों का मानना है कि अभी तक कई बार अफसरान को इस बाबत में नोटिस दिया गया, लेकिन इंतजामिया और अफसरान इस ओर गौर करना तक जरूरी नहीं समझते। इस मौके पर लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि सड़कों को ठीक कराया जाए ताकि जिले से कनेक्टिविटी बेहतर हो। मट्टी गावरन पे मोना निसार अहमद इस रोड टांगवी पे गावरन बिल्कुल खस्त गुमुत ये अख दोब ये मन ड्राइवर तक पकुन आज ये रोड अहमद थावन ज्यादा पाँच ये मड़े वर्ड वन
कम से कम 6,000 लुक वाबस्त थावन। इसीलिए इनकिस RNB किस मिनिस्टर नईम अख्तर साहब गुजारिश कर इनकलाब एजुकेशन रोड की इनकलाब। तो वहीं श्रीनगर में महकमा जंगलियात के मुलाजमीन की ओर से एहतजाज किया गया। मुलाजमीन ने हुकूमत से उनकी रुकी हुई तनख्वाह को देने का मुतालबा किया, साथ ही मुस्तकिल करने की भी डिमांड की गई। इस मौके पर मुलाजमीन के हमरा इज़ेक के लीडर मंसूर अहमद पंपोरी भी शामिल हुए। इस दौरान मंसूर अहमद पंपोरी ने हुकूमत से महकमा जंगलियात में काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और तनख्वाह देने की अपील की। देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार हर एक महकमा में मुलाजिम मसाइल अपने पांवों तले दबा रहे हैं। वही सूरत हाल वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन की हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन उनके तनख्वाहों की जो 2.5 दिन उसमें इजाफा किया जाए। उनकी जो DPC हैं सालों से उनकी DPC पेंडिंग रखी गई हैं। 20 और 30 साल से मुलाजिम एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जब उनके वो 30 सालों से महकमा को चला रहे हैं, क्या उनको एक प्रमोशन के लिए वो हक नहीं रखते हैं? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट यहाँ के पॉलिटिशियन अपने तनख्वाहों में अपने ओहदों में इजाफा करके यहाँ के मेहनत का जो यहाँ के सरकारों को चलाती हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती हैं, उन मुलाजिम को अपने पांव तले दबा रहे हैं। वहीं जम्मू ब्यूटिफिकेशन में बढ़ावा देने के मकसद से तवी रिवर फ्रंट की तामीर का काम जल्द शुरू होगा। इस बात की जानकारी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार श्रवण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पहले 3.5 किलोमीटर की तामीर के लिए DPR बना दिया गया है और 1.5 किलोमीटर की तामीर के लिए टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए अब तामीर का काम इसी साल शुरू हो जाएगा, जिस पर 140 करोड़ की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के काम से पूरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई और भी कई खास जानकारी दी। रिवर तवी फ्रंट डेवलपमेंट जो था ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। इसके ऊपर JDA वालों ने DPR जो है वो बनवाए हैं और DPR बनाने के बाद आज इसको हमने टेंडर किया है। ये 1.5 किलोमीटर के करीब जो है इसका डेवलपमेंट फर्स्ट राउंड में हम करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की वालों से ये हमने वेट करवाया है और इसके बाद 3.5 किलोमीटर के करीब इसको गुजरनगर के ब्रिज तक इसको डेवलप करना है। लेकिन टू बिगिन विद इसको फेजिंग की गई है और जिसमें 1.5 किलोमीटर के करीब इसको हम जो है वो डेवलप करेंगे। 140 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा जिले के बाकी केर और आसपास के गांव के लोग बिजली, पानी और सड़क की परेशानी को लेकर गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने हंदवाड़ा राजपुर रोड पर अपनी मांगों को लेकर जमकर एहतजाज किया। PHE, PDD और RNP महकमे के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए रोड जाम कर दिया गया। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से उनके गाँव में बिजली नहीं आ रही है। गाँव में पीने के पानी की भी परेशानी हो रही है। साथ ही उनके गाँव को जोड़ने वाले रोड भी नहीं बने हैं। मकामी लोगों ने जल्द से जल्द बिजली और पीने के पानी मुहैया कराने की अपील की है। मकामी SHO ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और कुछ दिनों में ही उनकी परेशानी हल करने का यकीन दिलाया। पानी की कमी है हम मानते हैं, मगर अगर कटौती है, कटौती के मुताबिक ही हमें बिजली चाहिए। हम कौन सा मांगते हैं 24 घंटे रखिए बिजली। अगर 1 बजे को आना है, बिजली को 8 बजे आना है तो 1 बजे तक रहेगी, मगर 5 मिनट बिजली आती है, उसके बाद फिर चली जाती है, फिर पता ही नहीं चलता है। यही मामला है शाम के 6 बजे का। 6 बजे अगर बिजली आनी है 10 बजे तक आनी चाहिए, तो 6 बजे बिजली आती है, 5 मिनट उसके बाद फिर बिजली का नामो निशान ही नहीं रहता है। कहाँ जाती है लोअर वाली बिजली हमें पता नहीं है, जबकि अपर में होता है। काम के पास गए, अब बहुत बार गए वहाँ पे वो। हाँ, मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि आप अगर आपकी वसातत से हमारा मसला आगे जाएगा तो वो कहेंगे वहाँ पे ग्रिड की कोई परेशानी है, मगर पिछले 3 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ग्रिड की परेशानी है। मगर मैं समझता हूँ कि 3 साल में ये ग्रिड का मामला हल क्यों नहीं हुआ।
वहीं त्राल में एक साबिक मिलिटेंट को गोली लगने का मामला सामने आया है। नामालूम शख्स ने एजाज अहमद नाम के साबिक मिलिटेंट को मेन शहर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। एजाज के पैर में गोली लगी है। जख्मी एजाज अहमद को त्राल के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और फिर बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हमला करने वाले नामालूम शख्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर तजम्मुल। तजम्मुल, कौन है शख्स? पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, आज शाम 6:20 पर ईदगाह त्राल के नजदीक एक मकामी नौजवान एजाज अहमद शाह रोजमर्रा के काम से घर लौट रहा था, तो इसी दौरान अचानक गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी जो है तैनात कर दी गई। एजाज अहमद शाह के बारे में मजीद इत्तलात फराहम करते हुए जैसे हमें पता चला है कि उन्हें कई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है और एक FIR कुछ इस तरह से है कि जो नकली मिलिटेंट बनकर इलाके में लूट मचाता था और बंदूक की नोक पर पैसा भी वसूल करता था, जो कि हमें पुलिस जराये से मालूम हुआ है। और इन तमाम हालात के बीचों बीच ये भी बताया जाता है इनका पहले मिलिटेंटों के साथ भी था, उनके लिए काम भी करता था और कई बार जेल भी जा चुका है। लेकिन आज शाम देर गए 6:20 पर ईदगाह त्राल के बाहर जब ये बैठे थे तो अचानक गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद इंतहाई जख्मी हालत में इन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनका इलाज जारी है। जी तजम्मुल, अभी इसकी हालत कैसी है? देखिए, जो अस्पताल जराये से जो हमें इतलात फराम हुई है उसमें बताया जाता है कि जब एजाज अहमद को लाया गया तो वो खून में लथपथ था, उसके बाद उसका इलाज मुआवजा चल रहा है, अभी कुछ देर और लग सकता है, जिसके बाद डॉक्टरों की जो टीम है ये बता पाएगी कि क्या ये क्रिटिकल है या स्टेबल है। लेकिन जो हमें इतलात मिली है उसमें अभी इलाज मुआवजा एजाज अहमद शाह का जारी है और हो सकता है कि वो इस हमले से बचने में कामयाब हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं कुपवाड़ा पुलिस लाइन में नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर आए खिलाड़ियों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, कराटा एसोसिएशन से जुड़े लोगों के साथ साथ खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस मौके पर नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को नवाजा गया। दरअसल कराटे एसोसिएशन हंदवाड़ा के 12 खिलाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने स्पॉन्सर किया था। इन खिलाड़ियों ने फरवरी माह में मुनक्किद किए गए नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। टीम में अलग अलग उम्र के लड़के और लड़कियां शामिल थे, जिन्होंने रियासत के साथ साथ अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। हंदवाड़ा पुलिस ने इन खिलाड़ियों के लिए आगे भी हर मदद का भरोसा दिलाया है, तो खिलाड़ी रियासती सरकार से अपने यहां इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग कर रहे हैं। मैं बाहर विशाखापट्टनम खेलने गई थी और ये मेरा पहला नेशनल था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मैंने वहाँ पे मेरे 5 फाइट्स थे, 5 स्टेट के साथ मैंने खेला और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, अपने स्टेट के नाम ये गोल्ड मेडल किया और मैं बहुत खुश हूँ। अगर पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, मैं उनकी तरफ बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें ये यूथ क्लब दिया जिसमें हम खेल रहे थे। अगर उन्होंने हमें ये यूथ क्लब नहीं दिया होता हम आज सड़क पे गए होते। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करती हूँ, हमें एक इंडोर स्टेडियम चाहिए। अगर इंडोर स्टेडियम जब तक उसको टाइम लगेगा तब तक हमें एक शेल्टर चाहिए जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए हैं। महकमे के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमे के अफसर ने कहा है कि 1 से लेकर 3 मार्च तक कश्मीर डिवीजन में और 2 से लेकर 3 मार्च तक जम्मू डिवीजन में बारिश होगी। उनके मुताबिक उसके बाद मौसम में सुधार होगा। गौरतलब है कि इस बार बारिश और बर्फबारी कम होने से जहां किसानों के चेहरे नाखुश हैं, वहीं लोगों को गर्मियों में पानी की किल्लत की फिक्र भी सता रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस बार बर्फबारी कम हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश कम होने से कंडी इलाके के किसान भी फसलों की बुआई नहीं कर पाए हैं। वहीं म्यूनिसिपल कमेटी पट्टन के एग्जीक्यूटिव अफसरान की देखरेख में शहर में किए गए इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत सड़क पर पार्क की गई गाड़ियों को हटाया गया। दुकानदारों के जरिए फुटपाथ पर किए गए कब्जों को हटाया गया। अफसरान ने आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आज के काम का ताल्लुक है, ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि बाजार को साफ सुथरा रखने के अलावा कंजेशन फ्री रखना है।
आदत पड़ी है लोगों को एक दुकान रखते हुए एक रेडी इसके सामने रखते हैं, ट्रैफिक में खलल पड़ती है। हमने फैसला किया है कि हम किसी रेडी वाली को या ट्रैफिक को कोई खलल पड़ेगी। वहीं बनिहाल के खारी इलाके में लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने हुकूमत पर तरक्की के नाम का दिखावा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ लोगों को सहूलियात मुहैया कराने का दावा करती है, लेकिन जमीनी सतह पर सिर्फ ये झूठे दावे साबित हुए हैं। आपको बता दें कि 40,000 की आबादी वाले खारी में सिर्फ एक ही PHC है, वो भी ना के बराबर है। लोगों का मजीद कहना था कि कल एक मकामी शख्स को अस्पताल लाया गया था जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज था और स्टाफ न होने के उसकी मौत हो गई। साथ ही PHC पे एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी जाती हैं। इस दौरान CMO रामबन डॉक्टर सैफुद्दीन ने कहा कि BMO को दूसरी जगह पर अटैच किया गया है और इस मसले पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही एहतजाज कर रहे लोगों से बात करके PHC पे स्टाफ मुयस्सर कराने की भी यकीन दहानी कराई गई। आज का प्रोटेस्ट जो है, हमारे एक भाई को कल यहाँ प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से हमने PHC खड़ी में उसको लाया। वहाँ उसके जो प्रेशर कम करने के सिस्टम था वो भी वहाँ मौजूद ही था और जिसके कारण उसकी वो बेचारे की जान चली गई। और हमारा एहजाज आज इसी के मुतालिक है कि हमारे PHC का हाल जो है बहुत ही ख़राब है और यहाँ एक BMO है वो ऐसे गुंडागर्दी चला रहा है और उसने यहाँ के कुछ मुलाजिम रखे हैं जो कि उनको पता नहीं कुछ शायद कुछ परसेंटेज उनको दिया जा रहा है और वो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। तो वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किश्तवाड़ की जानिब से एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कुदरती आफत से लोगों को बेदार करने के साथ साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर SDRF और दूसरी एजेंसीज के जरिए मॉक ड्रिल की गई, जिसके जरिए लोगों को कुदरती आफत के दौरान बचने के तरीके बताए गए। इस मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ ADC किश्तवाड़ जिले के सभी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। साथ ही काफी तादाद में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, नंबरदार, चौकीदार, वॉलंटियर्स और इलाके के मुअज्जिज लोग मौजूद थे। उसको हमने किस तरीके से स्टेबलाइज करना है और उसको हम जो सांप की नाली है अगर